एपिसोड 13 की शुरुआत में नट जब टान को हॉस्पिटल में देख लेता है तो वो बाहर आता है। वो अपने और टान के बीच हुई एक कॉन्वर्सेशन को याद कर रहा था। टान नट से पूछ रहा था, मेरे मरने के बाद अगर कोई चमत्कार से मैं वापस तुम्हारी लाइफ में आऊँ, लेकिन एक घोस्ट बन के, तो क्या तुम फिर भी मुझसे प्यार करोगे? नट उससे कहता है, अगर आप बहुत अगले भी हो गए तभी भी मैं आपसे ही प्यार करूँगा, लेकिन हम दोनों का साथ होना बिल्कुल एक सपने पूरे होने के जैसा है। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों अलग हों। टान कहता है, फिर मैं याद के तौर पर एक सेल्फी लेता हूँ। तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। टान सेल्फी क्लिक करने लगता है पर नट अपना फेस छुपा लेता है। तभी तोफू वहाँ आता है। तोफू नट से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें उसके बारे में कैसे बताऊँ। जब मुझे पता चला कि प्रिप भी टान को जानती है तो मैं और वो कल यहाँ साथ साथ आए थे। नट उससे कहता है, तुम टान को कब से पहचानने लगे थे? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या तुमने जानबूझकर मुझसे वो सब क्वेश्चंस पूछे? कल जब तुमने मुझसे कहा कि तुम किसी को पहचानने लगे हो तो मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे इस बात का डर था कि वो मुझे तुमसे अलग कर देगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं लेकर आता तो तुम भी हर्ट हो जाते। तो वो उसे गले लगाते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो। नट उससे कहता है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि टान को मैं ऐसी कंडीशन में देखूँगा, और ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम और टान एक दूसरे को जानते होंगे। तो वो उससे कहता है, क्या तुम उसे फिर से देखकर खुश नहीं हो? नट उससे कहता है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं उसे कभी भी देख पाऊँगा। तो वो उससे पूछता है, तुम अभी भी टान से प्यार करते हो ना? नट कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ तोफू। ऐसा कहकर वो तोफू के गले लग जाता है और उससे कहता है, ऐसा कैसे हुआ कि जिन दो लोगों को मैं प्यार करता हूँ वो एक दूसरे को जानते हैं? तुम क्यों एक दूसरे को जानते हो? प्रिप नट को उसका बनाया हुआ फेसबुक पेज दिखाती है और उससे कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे और तोफू की फीलिंग्स को हर्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं सच में देखना चाहती थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और तुम्हारे यहाँ होने से टान होश में आ जाए। नट टान का हाथ पकड़ लेता है। तोफू भी वहीं खड़ा था और ये सब देख रहा था। जब तोफू बाहर जाता है तो गहन भी उसके पास आता है। गहन तोफू से कहता है, तुम चिंता मत करो, नट बस उसे अपना सपोर्ट दे रहा है। तभी वो देखते हैं वहाँ जान और सैन भी आए हुए थे। जान उन सबसे कहती है, सोचा नहीं था कि हम सब इस तरह मिलेंगे, आखिरकार हम सब फैमिली हैं। नट उससे कहता है, अगर मुझे पता चलता कि आप भी हमारे पीछे पीछे यहाँ आने वाली हैं तो मैं भी आपसे इस ट्रिप पर चलने के लिए पूछ लेता। जान उससे कहती है, वैसे भी मेरे साथ तुम्हें ट्रिप में उतना मज़ा नहीं आता जितना अपने गे फ्रेंड्स, मेरा मतलब है फ्रेंड्स के साथ आता। वैसे ना कहाँ है, वो तो बहुत खुश होगी कि उसका बेटा अपने फ्रेंड के साथ उसे ट्रिप पर लेकर आया है। नट कहता है, माँ आप दोनों को भी साथ देखकर बहुत खुश होंगी, फाइनली आपके और अंकल सैन के बीच सब कुछ ठीक होने लगा है। जान कहती है, तुम ना को आज हमारे साथ डिनर पर क्यों नहीं इनवाइट करते हो? नट कहता है, हाँ बिल्कुल, वैसे भी हमने शायद ही कभी फैमिली डिनर साथ में किया होगा। डिनर के वक्त जान नट से कहती है, अगर तुम और तोफू टान को विजिट करने नहीं आए होते तो हम शायद आज डिनर साथ में नहीं कर रहे होते। तभी ना कहती है, टान को विजिट करने के लिए? तो नट उन्हें बताता है, तोफू को अचानक से टान याद आने लगा था, शायद वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तोफू जान से पूछता है, क्या आपको पता है कि टान मुझे कैसे जानता था? जान उससे कहती है, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें पहले देखकर ही पहचान जाती। मेरी और टान की ज़्यादा बातें नहीं होती थी, उसका मुंह कुछ ज़्यादा ही चलता था जिस वजह से वो हमेशा मुसीबत में पड़ता था। एक बार तो बैंकॉक में हाई स्कूल के वक्त उसके टीचर्स ने भी स्कूल में बुलाया था, पता नहीं किस वजह से। अब पता नहीं फिर से उसने किससे क्या क्या कह दिया है जो उसकी ये हालत हो गई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन नट, तुम टान को कैसे जानते हो? नट डायरेक्टली उससे कह देता है, हम कपल थे इसलिए मैं टान को बहुत अच्छे से जानता हूँ। और वो तोफू का हाथ पकड़ते हुए कहता है, लेकिन अब मैं और तोफू रिलेशनशिप में हैं। जान उससे कहती है, तो आखिरकार तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया कि तुम गे हो? नट उससे कहता है, मैंने बहुत पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन मुझे अनाउंसमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं लगी। मैं क्यों सबको बताता फिरूं कि मैं एक गे हूँ? ये कोई शर्मिंदगी भरी बात नहीं है। मैं तोफू के साथ रहता हूँ, हम दोनों साथ में खाते हैं, साथ में रहते हैं और रात को सोते भी साथ में हैं, और इसमें मुझे कुछ भी एम्बैरेसिंग नहीं लगता। एम्बैरेसिंग तो एक परफेक्ट रिलेशनशिप का दिखावा करना है, जबकि दूर से सब जानते हैं कि असलियत क्या है।
जैन को पता था कि नट उसकी और सैन के बारे में ही कह रहा है। नट उनसे कहता है, अगर आप हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं तो मत करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी के अपने अपने राइट्स हैं, अपनी अपनी थिंकिंग है। जैन उससे कहती है, तो तुम सिर्फ स्क्रीन राइटर नहीं हो, तुम ह्यूमन राइट्स के लिए भी काम करते हो। तभी सॉन्ग कहता है, मिस जैन, ह्यूमन राइट्स के लिए तो कोई भी काम कर सकता है, ये हमारे ऊपर है कि हम परवाह करते हैं या नहीं। तभी प्रिप कहती है, आजकल पब्लिक भी ह्यूमन राइट्स और जेंडर इक्वालिटी के लिए बोलने लगी है। ज़रूरी नहीं है कि LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए आपको LGBTQ कम्युनिटी का होना ज़रूरी है, आपको बस अपनी आवाज़ उठानी है उन लोगों के सपोर्ट में। जैन कहती है, तो मुझे तुम लोगों से बात करने के लिए प्रिंसिपल सीखने होंगे। मैं तुम सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को समझने की कोशिश करूँगी। शायद आजकल के लोगों के लिए तुम दोनों प्यार में हो, एक जेंडरलेस लव। तभी ज्ञान उनसे कहता है, आप जो चाहें उस जेंडर के बन सकते हैं, लेकिन हमारे प्यार को जेंडरलेस लव कहना ये दिखाता है कि आप हमारी आइडेंटिटी की बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करती। पर कोई बात नहीं, जब आपके पास समय होगा तो मैं आपको अच्छे से बिठाकर सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तभी सैन वहाँ से जैन को ले जाता है। नट की माँ भी उन सबसे कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। सैन जॉन से कहता है, ये सब तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नट की पर्सनल लाइफ को जानना ज़रूरी है? तुम ये सब सिर्फ इसलिए करती हो ना क्योंकि तुम उन सब से जलती हो? क्या ये सब करके तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी? जॉन कहती है, वो सब मुझसे पहले से रूड थे। सैन कहता है, तुमने जानबूझकर उन सबको डिनर पर इनवाइट किया, तुम इसी लायक हो। अपनी जेलसी को बंद करो, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने इस सो कॉल्ड हस्बैंड के लिए। नट भी वहाँ से उठकर चला जाता है और उसके बाद तोफू भी उसके पीछे पीछे जाता है। तोफू नट से पूछता है, क्या तुम जैन की बातों से अपसेट हो? नट उससे कहता है, बिल्कुल नहीं, हम लोगों की थिंकिंग को नहीं रोक सकते, हमें इन सब को इग्नोर करते हुए सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचना है। तभी नट की माँ भी वहाँ आती है। सैन उससे पूछने के लिए आता है कि क्या उसकी तबीयत ठीक है। तभी नट कहता है कि माँ बहुत थक गई होंगी, मैं उन्हें वापस होटल ले जा रहा हूँ। तभी जॉन वहाँ आकर कहती है, इतनी क्या जल्दी है, अभी हमने साथ में डिनर नहीं किया है। सैन उससे कहता है, अब तुम्हें क्या चाहिए? तो जैन कहती है, क्यों, क्या तुम्हें डर है कि लोगों को तुम्हारे और उसके रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा? अब जब सब यहाँ मौजूद हैं तो तुम्हें अपने और ना के रिश्ते को अनाउंस कर देना चाहिए ना। जैन नट से पूछती है, नट ज़रा अपनी माँ से पूछो कि सिमिन क्यों तुम्हें बास्टर्ड बुलाया करता था। सैन जैन से कहता है, अपना मुंह बंद रखो। तो जैन उससे कहती है, क्यों, तुम्हें उसकी और उसके बेटे की चिंता हो रही है ना? जब भी उसकी लड़ाई सिमिन से होती थी तो वो तुम्हारे पास चली आती थी। तुम और ना मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे थे मुझे सब पता है। तुम सबको बता क्यों नहीं देते कि तुम ना के लवर हो और नट के डैड हो? सैन फिर उससे कहता है, क्या बकवास कर रही हो? तो जैन कहती है, अगर तुम मेरे पीठ पीछे उससे मिलोगे तो मैं और क्या सोचूंगी। अब वो चारों जब साथ में जा रहे थे तो नट अपनी माँ से पूछता है, जो आंट जैन ने कहा, क्या वो सब कुछ सच है? क्या आप सच में अंकल सैन से मिलने के लिए जाया करती थी जैसा कि डैड कहा करते थे? फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जब सिमिन बहुत ड्रंक था और नट से कह रहा था, तुम्हारी माँ सैन के पास गई हुई है, तुम भी कोई मेरे बेटे नहीं हो, तुम्हारा जैसा कमज़ोर होमो लड़का मेरा नहीं हो सकता, मेरा बेटा तो एक स्ट्रॉन्ग लड़का होता, तुम एक बास्टर्ड हो। नट अपनी माँ से कहता है, क्या मैं सच में एक बास्टर्ड हूँ जैसा डैड कहा करते थे? ना रोने लगती है। तभी सैन कहता है, ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी माँ को कभी नहीं भूल पाया, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ के डिसीज़न की रेस्पेक्ट की थी। ना और सिमिन की शादी के बाद हम दोनों बिल्कुल दूर हो गए थे, लेकिन जब तुम पैदा हुए तो मुझसे रुका नहीं गया और मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया। उस दिन सिमिन ने हम दोनों को साथ में देख लिया, तब से वो अपने आप ही कुछ भी सोचने लगा। जब भी उसकी लड़ाई ना से होती थी तो वो अनरिलेटेड स्टफ़ को जोड़ देता था और भी ज़्यादा भड़कने लगता था। फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जब ना उस ब्लैंकेट को देख रही थी जो सैन ने उनकी वेडिंग पर उन्हें दिया था, जिसमें एक नोट लिखा हुआ था कि मैं जल्द ही अपने नेफ्यू का इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी सिर्फ वहाँ आ जाता है और ना से कहता है, तुम अभी भी उस सैन को प्यार करती हो ना? ना उससे कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं ऑलरेडी अपने बेटे को लेकर परेशान हूँ। सिर्फ उससे कहता है, उसकी ये हालत हुई भी तो तुम्हारी वजह से है, तुमने उसे किस तरह पाला कि वो ऐसा बन गया। ना उससे कहती है, क्या सिर्फ मैंने उसे पाला है, हम दोनों ने मिलकर उसे पाला है।
सिब उससे कहता है मेरा काम है बाहर जॉब करना और पैसे कमाना, उसकी देखभाल करना तुम्हारा काम था, वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाई। लेकिन सारा ब्लेम तो उसके फादर के डीएनए का है ना, मुझे पता है कि वो सैन का ही बेटा है ना। उससे कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। सिमिर उससे कहता है तुम अभी भी उससे प्यार करती हो ना, और गुस्से में उस ब्लैंकेट को जलाने लगता है। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। नट अपनी माँ से पूछता है तो आप दोनों में लड़ाई मेरी वजह से होती थी ना। कहती है नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं होती थी, तुम्हारे डैड को मुझसे कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा रहती थी। उन्हें लगता था कि मैंने तुम्हें ठीक से नहीं पाला, इसलिए तुम गे बन गए। अपनी बातें शेयर करने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं होती थी, इसलिए मैं बस किसी शांत जगह जाना चाहती थी जहाँ पर मैं अपने दिमाग को शांत कर सकूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ मुझे सैन मिल जाएगा। सैन ने जब मुझे रोते हुए देखा तो उसने मुझसे सारी बातें पूछी और मैंने उसे बता दिया था कि तुम गे हो और ये बात तुम्हारे फादर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तब वो सैन ही था जिसने मुझे समझाया कि हम तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे तुम हो। नट सैन से कहता है इसलिए आपने घर आना बंद किया था क्योंकि डैड और जैन आप दोनों को गलत समझने लगे थे। सैन कहता है प्यार में अगर भरोसा ना हो तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। जैन की भी इसमें कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी जो उसका फेवर रिटर्न करने के लिए मैंने उससे शादी की। लेकिन मुझे आज इस बात की खुशी है कि तुमने अपने लिए, अपनी रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लिया। तुम दोनों इसी तरह हमेशा खुश रहो, मेरा सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ है। रात के समय तोफू और नट साथ में लेटे हुए थे। तोफू नट से कहता है तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना। नट उससे कहता है तुम्हें भी नहीं आ रही है ना, तुम क्या सोच रहे हो। तो तोफू उससे कहता है मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें कैसे सुलाऊं। नट तोफू से कहता है आज जो भी कुछ हुआ मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने सबके सामने कह दिया। तोफू उससे कहता है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे खुशी है कि अब मेरे साथ कभी भी तुम्हें कुछ दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होगी। तोफू उसे किस करता है। जैसे ही वो उसके लिप्स पर किस करने वाला होता है, नट अचानक से हट जाता है और वो तोफू से कहता है मैं थका हुआ हूँ। तोफू तुरंत उससे अलग हो जाता है, हालांकि उसे थोड़ा बुरा लगता है। अगली सुबह नट देखता है कि तोफू उसके पास नहीं था। वो अपना फ़ोन चेक करता है तो तोफू ने उसे कुछ फ़ोटोग्राफ्स भेजे थे जहाँ पर वो था। नट तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। नट उससे कहता है तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, मुझे लगा तुम पता नहीं कहाँ चले गए। तो तोफू उससे कहता है मैं कहाँ जाऊँगा, मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरा दिल तो तुम्हारा है। नट उससे कहता है मुझे माफ़ कर दो कल इतना सिली तरीके से एक्ट करने के लिए। मैं टान को नहीं बुला सका था क्योंकि उसने मुझे खुद से प्यार करना सिखाया था। जिस तरह हमारा ब्रेकअप हुआ उस बात को लेकर मुझे गिल्टी फील होता था। मुझे लगा था कि जो पर्सन तुम्हें याद आने लगा है वो तुम्हारा कोई पुराना लवर होगा। मैं तुम्हें उसके पास ले जाने से डर रहा था, लेकिन वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि टान निकला। अब मैं चाहता हूँ कि टान बिल्कुल ठीक हो जाए, जिससे हमें पता चल सके कि तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता था। अगर तुम दोनों लवर्स रहे होंगे तो मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ कि फिर भी तुम्हें अपने पास रखूँगा, क्योंकि टान वो इंसान है जिसने मुझे खुद से प्यार करना सिखाया और तुम वो इंसान हो जिसने मुझे फिर से प्यार करना सिखाया। तुम दोनों ही मेरी लाइफ में बहुत वैल्यू रखते हो और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों में से कोई भी मेरी वजह से सफ़र करे। तोफू उससे कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं टान का लवर रहा हूँगा, मुझे इतना खुश कोई भी नहीं रख सकता जितना खुश तुम रखते हो। नट उससे कहता है तुम अपनी इतनी क्यूट बातों से मेरे दिल को खुश कैसे कर देते हो, तुम्हारी फैमिली सच में बहुत अच्छी रही होगी। तो तोफू उससे कहता है क्या पता मैं किसी दूसरे प्लैनेट से हूँ, जैसा कि तुम्हारी माँ ने कहा था कि मैं आसमान से आया एक लिटिल प्रिंस हूँ। नट हंसने लगता है और उससे कहता है मैं तुम्हारी फैमिली ढूंढने में मदद ज़रूर करूँगा, पर अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम और टान कैसे कनेक्टेड हो। अब ब्रिप तोफू और नट को टान के घर लेकर आती है। नट तोफू से कहता है टान के घर पर रखी हुई सारी चीज़ों को अच्छे से देखना, क्या पता किसी चीज़ को लेकर तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाए। वो लोग जब टान के रूम में जाते हैं तो टान के रूम में सब कुछ नट से रिलेटेड रखा हुआ था। वो पेंटिंग जो उसने नट के साथ मिलकर बनाई थी, एक छोटा सा कैक्टस प्लांट भी वहाँ रखा हुआ था जो उसने एक बार नट को दिया था। तोफू टान की फ़ोटोग्राफ उठाते हुए कहता है मैं तुमसे पहले बहुत जलता था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी ही होश में आ जाओ। तुम ही मुझे बता सकते हो कि आखिरकार मेरे जैसा टेडी बियर ह्यूमन में कैसे बदल गया। तभी वो कैक्टस प्लांट जो वहाँ रखा हुआ था वो तोफू से कहता है तुम ह्यूमन बन गए हो, तुम एक टेडी बियर थे। तोफू से कहता है क्या तुम मुझे सुन सकते हो।
क्या तुम बता सकते हो कि टान के साथ क्या हुआ? वो प्लांट कहता है जो भी कुछ हुआ था इसी घर में हुआ था। कुछ ह्यूमन थे जो आपस में लड़ रहे थे। फिर मैंने एक आवाज़ सुनी जैसे किसी ने एक आदमी के सिर पर बहुत ज़ोर से कुछ मार दिया हो। उसके बाद काफ़ी सारे लोग अंदर आए थे जो यहाँ सब कुछ साफ करने लगे, पर उन्होंने एक स्पॉट छोड़ दिया। तोफू उस प्लांट के पास देखता है तो वहाँ एक वाज का टुकड़ा पड़ा हुआ था। तोफू उससे कहता है इसका मतलब टान पर हमला एक वाज से हुआ होगा। वो कैक्टस प्लांट कहता है उसके बाद यहाँ मैंने एक वुमेन की आवाज़ सुनी थी, तभी वहाँ जान आ जाती है। वो प्लांट टेडी बियर से कहता है मैंने इसी वुमेन की आवाज़ सुनी थी। जान उन सबसे कहती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ओनर के रिलेटिव ने तुम्हें यहाँ आने नहीं दिया तो तुम कौन होते हो इस तरह चले आने वाले? तभी तोफू कहता है आपको हमारे यहाँ आने से क्या प्रॉब्लम है? क्या आप किसी बात से डर रही हैं? तो जान कहती है ऑफ कोर्स मुझे डर है, चोरी का डर। मैं वहाँ हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ इतना एक्सपेंसिव सामान है, क्या पता कल कुछ गायब हो जाए। तभी नट कहता है हम यहाँ इसलिए आए थे कि शायद तोफू की मेमोरी वापस आ सके और हमने अंकल सैन की परमिशन ले ली थी। तभी सैन कहता है मैंने ही उन लोगों को यहाँ आने के लिए कहा था, मैं पुलिस ऑफिसर से भी बात कर चुका हूँ। तभी जान कहती है अब तुम लोग जा सकते हो, मुझे हाउस को लॉक करना है। प्रेब और नट वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो प्लांट तोफू से कहता है उस दिन मैंने जो 2 लोगों की आवाज़ सुनी थी वो यही दोनों थे। तोफू तुम्हें टान के अटैकर्स को ढूंढना होगा। तोफू अब सैन और जैन को सस्पिशियस नज़रों से देखने लगता है और वहाँ से चला जाता है। उन सब के जाने के बाद जैन सैन से कहती है तुम उन सबको यहाँ कैसे आने दे सकते हो? अगर उन्हें कुछ पता चल जाता तो देखा वो किस तरह हमें देख रहे थे। सैन कहता है मैं क्या करता, उन लोगों ने ऑफिसर से बात की थी, ऑफिसर का पर्सनली मेरे पास कॉल आया था ना। मैगजीन में टान के बारे में रीड कर रही थी, तभी उसे याद आता है कि शायद वो टान को पहले कहीं देख चुकी है। तभी नट उससे पूछता है आप क्या सोच रही हैं? तो उसकी माँ कहती हैं कल मैं टान को विज़िट करना चाहती हूँ। अगले दिन जब वो टान को विज़िट करने के लिए जाती हैं तो उन्हें सब कुछ याद आने लगता है। टान एक बार उनके घर आया हुआ था जब नट वहाँ नहीं था। टान नट के लिए एक आर्ट बुक लेकर आया था जिसमें उसने सारी ड्राइंग्स खुद की थी। नट की माँ तब भी नट के फादर से बात करती थी, जो बात टान को भी बहुत अजीब लगी थी। नट की माँ जब ये सारी बातें नट को बताती हैं तो नट उनसे कहता है टान घर आया था, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? नट की माँ उसे बताती हैं हाँ वो तुम्हारे लिए एक बुक भी लेकर आया था, ये वही बुक है जो तुम्हारी फेवरेट है। फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। नट ने उस बुक को अपने घर पर रखा हुआ देखा था। उसकी माँ भूल गई थी कि वो बुक उन्हें टान ने दी थी। नट को वो बुक बहुत पसंद आने लगी थी। नट अब चिल्लाते हुए कहता है वो बुक टान की बनाई हुई है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? नट की माँ रोते हुए कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं बीमार थी इसलिए मैं भूल गई कि वो बुक मुझे किसने दी थी। नट वहाँ से गुस्से में जाने लगता है तो तोफू उसे रोकते हुए कहता है तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए, तुम उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर दोगे। तो नट उससे कहता है और मेरी फीलिंग्स का क्या, और मुझे पता है कि तुम भी इस वक्त हर्ट हो। नट गुस्से में बाहर जाता है। ज्ञान और सॉन्ग उसे समझाने के लिए आते हैं। नट उनसे कहता है तुम्हें पता है कि मैं कितना डिसअपॉइंटेड और कितना गुस्सा हूँ। अगर मुझे तभी पता चल गया होता कि वो बुक टान ने मुझे दी थी और वो मुझे विजिट करने के लिए आया था तो आज शायद मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती। दूसरी तरफ तोफू सोच रहा था कि अगर आज मेरी जगह टान नट के साथ होता तो शायद वो ज़्यादा खुश होता। ज्ञान उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर 2 साल पहले तुम टान के साथ मिल पाते तो तुम दोनों रिलेशनशिप में होते? तुम्हारी माँ उस वक्त बीमार थी और कंजर्वेटिव भी थी। तुम्हारी रिलेशनशिप टान के साथ सीक्रेट रहती। तुम अपनी रिलेशनशिप तोफू के साथ क्यों नहीं सोचते हो जो अब सबके सामने ओपन है? दूसरी तरफ प्रिब तोफू को समझा रही थी हर चीज़ के लिए एक सही टाइमिंग होती है। टान जब नट की लाइफ में आया तो शायद उसकी बैड टाइमिंग थी, शायद इसीलिए उन दोनों का ब्रेकअप हुआ, और तुम नट की लाइफ में बिल्कुल सही टाइमिंग पर आए हो। सॉन्ग भी नट को समझाते हुए कहता है अच्छा होगा कि तुम पास्ट में की गई मिस्टेक्स को भूलकर अपने प्रेजेंट पर ध्यान दो। तुम अपनी ये सारी फीलिंग्स दिखाकर तोफू को कंफ्यूज कर रहे हो। ये सब सुनकर तोफू और नट एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं। तोफू नट से कहता है मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि तुम 2 साल पहले टान से मिल सकते थे, लेकिन तुम्हारी मॉम की बीमारी की वजह से तुमने वो मौका खो दिया। नट उससे कहता है अगर मैं 2 साल पहले उससे मिला होता तो उससे माफ़ी मांगता और उसे अपनी BL सीरीज़ देखने के लिए कहता। मुझे इस बात का दुख है कि मैंने वो मौका खो दिया।
तोफू उससे कहता है तुम चिंता मत करो, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए और वो जाग जाए। नट तुरंत तोफू को गले लगा लेता है। अचानक से उसे किसी के पेट की आवाज़ सुनाई देती है तो नट तोफू से कहता है तुम्हें भूख लगी है। तोफू उससे कहता है ये मेरे पेट की आवाज़ नहीं है। तभी प्रिप कहती है ये मेरे पेट की आवाज़ है। प्रिप, सॉन्ग और गैन वो तीनों उन दोनों की बातें सुन रहे थे। वो सब आपस में कहते हैं अब जब सब अच्छा हो चुका है तो हम लोग क्यों ना लंच के लिए चलें। नट अपनी माँ को भी बुलाने के लिए आता है पर वो देखते हैं कि नट की माँ उनकी रूम में नहीं थी। नट की माँ मिसिंग थी। वो सब लोग मिलकर उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। नट रिसेप्शन पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि आधे घंटे पहले ही उसकी माँ बाहर गई थी। नट की माँ अपना फ़ोन और वॉलेट घर छोड़ गई थी। अब वो सब लोग उसे मिलकर ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ नट की माँ एक जगह आकर खो गई थी और उसे नहीं पता चल रहा था कि उसे वापस कैसे जाना है। तभी उसके पास एक लेडी वहाँ आती है और वो उससे पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। नट की माँ उसे कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी। वो लेडी उसे पुलिस स्टेशन लेकर आ जाती है जहाँ का इंचार्ज सॉन्ग का फादर ही था। सॉन्ग का फादर तुरंत उन सबको वहाँ बुलाता है और उन सबसे कहता है इन्होंने मुझे बताया कि ये यहाँ तोफू और नट के साथ आई थी, इसलिए मैंने तुम सबको कॉल किया। नट अपनी माँ से पूछता है आप ऐसे कहाँ चली गई थी। तो तोफू उससे कहता है नट हम घर पर उनसे बात कर लेंगे। अब ऑफिसर नट से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो नट से कहता है तुम्हारी माँ ने कहा कि होटल से बाहर आने के बाद अचानक से वो सब कुछ भूल गई। वो भूल गई थी कि वो इस वक्त कहाँ है और उन्हें कहाँ जाना है, तो इसलिए बस चलती चली गई। जिस लेडी को वो मिली थी उस लेडी ने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन तुम्हारी माँ बहुत कंफ्यूज दिख रही थी। ऐसा लगता है उन्हें कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, तुम्हें अपनी माँ से बात करनी चाहिए। घर जाने के बाद नट उनसे कहता है आप मुझे छोड़कर इसलिए तो नहीं गई थी ना क्योंकि आप मुझसे नाराज़ थी, कोई और वजह है ना। वो जब उसे कोई जवाब नहीं दे पाती तो नट उनसे कहता है ये सब आपके साथ कब से हो रहा है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। नट की माँ रोते हुए कहती है मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे बहुत स्ट्रेंज फील होता है। मैं धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगी हूँ। मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या करना था और मैं क्या करने वाली थी। मैं लोगों के नाम भूल जाती हूँ। कभी कभी मैं डेट भूल जाती हूँ, डेज़ भूल जाती हूँ। मैंने गैन की माँ को चेकअप कराया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सारे सिम्टम्स अल्जाइमर नाम की बीमारी के हैं। नट रोने लगता है और उनसे कहता है मुझे माफ़ कर दो माँ। तोफू भी उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। नट अकेले में बैठकर रोने लगता है और तोफू से कहता है काफ़ी टाइम से मेरी मॉम को ये सिम्टम्स हो रहे थे लेकिन मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं कितना बुरा बेटा हूँ। तोफू उससे कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे ऊपर बहुत वर्कलोड है इसलिए तुम नहीं ध्यान दे पाए होंगे, और वैसे भी तुम्हारी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी ना, मैं उनके सिम्टम्स पर ध्यान नहीं दे पाया। नट उससे कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है तोफू, सब कुछ अच्छा हो रहा था, अचानक से सब कुछ बिगड़ने लगा है, क्या मैं खुशियाँ डिज़र्व नहीं करता। तोफू उससे कहता है ऐसा मत कहो, सब अच्छा हो जाएगा, हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे, वो ठीक हो जाएंगी। नट उससे कहता है इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, वो धीरे धीरे तुम्हें भूल जाएंगी, मुझे भूल जाएंगी, बल्कि खुद को भी भूलने लगेंगी। तोफू उससे कहता है नट तुम्हें खुद को संभालना होगा, इससे पहले कि वो ये सब भूलने लगे हमें उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। यहीं पर हमारा एपिसोड 13 ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी रिलीज़ होते ही मैं शेयर करूँगी। आई होप आज का पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।